नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के चुनावी रणभूमि में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल खुलकर मैदान में उतरकर एक तरफ अपना माहौल बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी एजेंडा भी सेट करने में लगे हैं। प्रियंका गांधी से लेकर मायावती और अखिलेश यादव रोजगार, किसान और दलित के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। क्या है विपक्ष का ये एजेंडा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को भले ही अभी औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सूबे के सियासी रण में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल खुलकर मैदान में उतरकर माहौल बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी एजेंडा भी सेट कर लिया है। मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम के 15वें परिनिर्माण दिवस पर लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल से चुनावी बिगुल फूंक दिया। इस दौरान मायावती एक तरफ अपने कोर वोट बैंक दलित समुदाय को बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से सावधान रहने की अपील की, तो दूसरी तरफ विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव सेट करती नजर आई। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि 2022 में सत्ता में आते हैं तो युवाओं के रोजगार की दिशा में काम किया जाएगा, ताकि प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन ना करना पड़े। और उन्होंने रोजगार को उनके चुनावों की प्रमुखता बताया। तो वहीं दलित समाज के साथ साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और अन्य जो जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाकर जातीय समीकरण साधते भी वो नजर भी आए। और साथ तो साफ तौर पर गरीब और मजदूरों को, ब्राह्मण, मुस्लिमों की सुरक्षा, सम्मान, तमाम बातें उन्होंने कही। उनके एजेंडे में किसान भी शामिल थे। कृषि कानून को लेकर के भी उन्होंने वायदा किया कि कृषि कानून जो बिल है वो लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं मायावती ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी कदम बढ़ा दिए। अयोध्या, मथुरा, काशी सहित तमाम धार्मिक स्थलों पर भी उन्होंने विकास की बात कही। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसान, दलित, मुस्लिमों के इर्द गिर्द अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है। प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली बनारस से शुरू की, लखीमपुर की घटना को लेकर मोर्चा खोला, और इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के एजेंडे में किसान प्रमुख रूप से रहेगा। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी साफ कर दिया है कि किसानों की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ वो लड़ेंगी, उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगी। और बनारस की रैली में जिस तरह से मंत्रोच्चार, शंखनाद, हर हर महादेव के साथ जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो हिंदू वोटों के साथ साथ मुस्लिम, सिख और वोट जो हैं उनको भी उनके एजेंडे में ये प्रमुख रहने वाले हैं। तो तमाम तरह से अब ये राजनीति की जा रही है और साधा जा रहा है अपने अपने तरीके से। समाजवादी पार्टी भी अपने कुनबा सेट करने में लगी है। समाजवादी पार्टी की भी जो यात्राएं रही उनको लेकर के भी ये साफ माना जा रहा है कि जिस तरह से खास करके लखीमपुर मामले को लेकर बात करें, उसमें भी समाजवादी पार्टी उग्र दिखाई दी। तो सब अपना अपना एक जमीनी स्तर सेट कर रहे हैं कि किस तरह से अब इस पूरे चुनाव में उतरा जाएगा। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं आकाश राय, नेता बीजेपी से, शशांक यादव, एमएलसी समाजवादी पार्टी से, और एस इकबाल अहमद, प्रदेश कन्वीनर हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल शशांक जी आपसे है। सभी दल तैयारी कर रहे हैं, पूरी सेट, लगभग सबने अपना सियासी आंकड़ा सेट कर लिया है कि किस तरह से किसको अपने पाले में लाना है। समाजवादी पार्टी को लेकर के बात करें तो जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि जो बाय एम है उसकी भी परिभाषा समाजवादी पार्टी ने अब बदल ली है। पहले ये यादव मुस्लिम था, अब इसको अब बदल लिया गया है। अब ये युवा और महिला को लेकर के आ गए हैं। किस तरह से इन चुनावों में समाजवादी पार्टी जा रही है? इस तैयारी तो बहुत समय से चल रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि खाली अखिलेश जी की भी यात्रा को आपने कहा, लेकिन ऑलरेडी 16 यात्राएं हमारी चल रही हैं पूरे प्रदेश में, जिसको मीडिया में बहुत वो नहीं आ पा रही है, लेकिन हमें हमारा रिस्पांस मिल रहा है अपनी जगह पे। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हों, जो अब तक करीब करीब 42 जिलों में जा चुके हैं। अब पर डे मान के चलिए आपकी 15 से 20 मीटिंग्स उनकी हो रही है। इंद्रजीत सरोज जी निकले हुए हैं, प्रदीप तिवारी निकले हुए हैं, जूही सिंह निकली हुई हैं, लीलावती कुशवाहा निकली हैं, राजपाल कश्यप निकले हुए हैं। तो इस तरह से छोटी बड़ी 15-16 यात्राएं कंटिन्यूस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चल रही हैं।
और उसका एकमात्र कारण ये है कि पिछले 4 साल में 4.5 साल का जो पीरियड रहा है, समाजवादी पार्टी कंटिन्यूसली रही है और जो मौजूदा माहौल है, इस माहौल में बड़ा स्पष्ट सी बात है कि एक तरफ बीजेपी के चाहने वाले होंगे और एक तरफ बीजेपी को हटाने वाले होंगे। कौन मजबूत दिखाई दे रहा है, जनता उस चीज पर नजर करेगी जितना भी एंटी बीजेपी वोट है। और एक हम लोग देहात में एक कहावत है कि कितनी भी अच्छी फसल हो, अगर काट के घर लाने वाले मजदूर नहीं है तो फसल वो किसी काम की होती नहीं है। और वो वर्कर, वो जो फसल काटने की मेहनत करने वाले जो मेहनत कश लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के पास ही वर्कफोर्स है और दोनों के पास ही उन कार्यकर्ताओं का अभाव है। इसलिए हमें भरोसा है कि जो पार्टी के वर्कर्स को रिजेनरेट करने की जो कोई कवायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, वो कामयाब होगी और हम एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में आएंगे। बिल्कुल शशांक जी, इस बार के चुनावों में विकास की बातें प्रमुख रहेंगी या सिर्फ जातिगत समीकरण साधने से चुनाव जीता जाए? देखिए, विकास की बात प्रमुख इसलिए रहेंगी कि पिछले 5 साल का जो भाजपा का जो एजेंडा रहा, वो तो इन्होंने हमारे ही जितने भी कार्यक्रम थे उन्हीं का फीता काटा है। दो एक ही जिसके उद्घाटन हो गए, दूसरे उद्घाटन किए हैं। और विकास का जो मॉडल, चाहे तो 100 का कंसेप्ट रहा हो जो न्यूयॉर्क से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, चाहे एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट रहा हो, और चाहे पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का मसला रहा हो, चाहे ट्रामा सेंटर्स का रहा हो, जितने भी कंसेप्ट निकाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके आए थे, डेवलपमेंटल की टाइम्ड वे में, एक शेड्यूल टाइम में डेवलपमेंट को कैसे किया जाता है वो करके उन्होंने दिखाया। 22 महीने का चाहे एक्सप्रेस हो, और एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि लखीमपुर से सीतापुर 4 लेन बनी। हमने जून 2016 में शुरू करी, मार्च में 4 लेन कंप्लीट कर दी। 3 फ्लाईओवर बनने थे, आज 5 साल हो गए हैं, वो 3 फ्लाईओवर नहीं बन पाए। 45 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हमने बना दिया, कंप्लीट है, समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 पौने 5 साल होने जा रही है, वो फ्लाईओवर जबकि पैसा ऑलरेडी सैंक्शन पैसा था और इस्तेमाल करके उसको नहीं कर पाए। तो डेवलपमेंटल बड़ा सिंपल सा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना था, हमारे माननीय अखिलेश जी का, कि जो भी वर्क आप इनिशिएट करो वो शिलान्यास में नहीं, उद्घाटन में यकीन करते थे कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आज की तारीख में वही एक मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। और जो विकास का अखिलेश जी का जो मॉडल है उसको पब्लिक भी अब महसूस कर रही है। तो इसलिए जातिगत समीकरण वाली जो बातें हैं वो तो चुनाव की जो निटी ग्रिटीज है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो जन विरोधी, किसान विरोधी और खास तौर से युवाओं के संबंध में जो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है, जो कोरोना पीरियड में जो एक्सपोजर निकल के सरकार का आया है, हम जितने पे छोड़ के आए थे हेल्थ सेक्टर में, उससे भी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं और कम लोग हो गए जो एम्प्लॉइज हैं। तो ये सारी चीजें जनता के सामने हैं और इसीलिए जो अखिलेश जी का विकास का मॉडल है, डेवलपमेंटल मॉडल है, वो ही चुनाव का प्रमुख एजेंडा बनेगा। 11% के आसपास जीडीपी हमने छोड़ी थी, आज कोरोना से पहले ही इन्होंने पहुंचा दी थी 6% पे। जनता बोल रहे हैं लगातार कि साहब हम जो है दूसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जो सारा का सारा जो क्रेडिट लेना चाह रही है यूपी की गवर्नमेंट, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है सारी की सारी। यूपी गवर्नमेंट का अपना कभी उसमें कोई योगदान निकल के नहीं आ पा रहा है। ये चीजें जनता समझ रही है और हमें उम्मीद है कि अखिलेश जी का जो मॉडल है वही एक पॉलिटिकल माइलस्टोन बनेगा। चलिए, इकबाल अहमद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नमस्कार सर जी। इकबाल जी, जिस तरह से अभी शशांक जी बात कर रहे थे, शशांक जी ने साफ तौर पर कहा कि फसल काटने वाले लोग होने चाहिए, कम से कम एक जन समूह होना चाहिए। अगर खासकर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से लगभग 3 दशक हो चुके हैं कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवाए उत्तर प्रदेश में, और ये माना जाता है कि अब कांग्रेस के पास इतने चेहरे, इतने कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस कांग्रेस अच्छा कर रही है, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार हर मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठा रही हैं, उसको लेकर एक विपक्ष की भूमिका अदा कर रही हैं। लेकिन जब कार्यकर्ता ही आपके पास कम हो, जब आपके पास चुनाव में लड़ने के लिए बड़े बड़े ज़्यादा चेहरे ना हो, तो फिर किस यकीन के साथ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार कुछ उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बना सकती है?
देखिए, कांग्रेस के पास तो आज भी उतने ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपने देखा होगा कल बनारस की जो रैली हुई है वो ऐतिहासिक रैली थी। आपके चैनल ने और आप लोगों ने ही ये बात कहा है कि ये ऐतिहासिक रैली थी प्रियंका गांधी की, और इस तरीके की भीड़ आज तक कभी बनारस में हुई नहीं, चाहे नरेंद्र मोदी ने की हो, चाहे प्रधानमंत्री किसी ने की हो, लेकिन कभी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी भीड़ आज प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कल बनारस में देखी गई। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी लड़ रही हैं यूपी में, शायद कोई नेता होगा जो लड़ रहा होगा या सड़क पे आ रहा होगा, चाहे कोरोना को लेके हो, चाहे अभी आप देखिए लखीमपुर खीरी में किसान नरसंहार हो, इस पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक अपने उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं दिला दिया जाएगा हर एक व्यक्ति को। तो कांग्रेस मुद्दों पर ज्यादा यकीन रखती है या जातिगत समीकरण पर? नहीं, हमारे वहाँ हमेशा डेवलपमेंट की बात हुई, विकास की बात हुई, और जो हर व्यक्ति की परेशानी जो है उसको देखती है। तो ये हमारा जाति से कोई लेना देना, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ विकास, डेवलपमेंट। चलिए, आकाश रॉय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश जी, जिस तरह से अभी शशांक यादव ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि जब सब पार्टियां जाती हैं, खास करके जो वर्तमान में सरकार में हो, वो अपनी प्लानिंग लेकर जाती है, एक अपना विकास का एजेंडा लेकर जाती है कि हमने इस तरह के काम किए। आप जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उनमें मोदी का चेहरा गिना रहे हैं, मोदी के काम गिना रहे हैं। आखिर योगी जी की क्या उपलब्धि आप लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनावों में जनता के बीच पहुंचने वाले हैं? दिनेश जी, जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि योगी जी की या भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार पिछले 4.5 सालों से चल रही है, उसकी क्या उपलब्धि है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने मीडिया के, आप अपने चैनल के लोगों को उत्तर प्रदेश के गांव में भेजिए। और मैं चुनौती के साथ आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गांव में भेजने का मतलब ये नहीं है कि कुछ सेलेक्टेड जगह हो। आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भेजिए, आप शामली से लगा के आप गाजीपुर तक भेजिए, आप कुशीनगर से लेके आप झांसी तक भेजिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको इस बात का जवाब देगी कि पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। और अखिलेश यादव की जो बात है, अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के लोग जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनसे जरा पूछिए कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये बयान किसका था? अपराधियों को सबसे ज्यादा संरक्षण किसने दिया है? सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किसने किया है? खबर तो ये भी आ रही थी कि मंत्री जी के लड़के को भी बचाया जा रहा था। आप दिनेश जी, आप लखीमपुर खीरी में तो ये लड़का गिरफ्तार ना होता मंत्री का। आप बात सुनिए शशांक जी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं दिनेश जी से बात कर रहा हूँ। दिनेश जी मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में अखिलेश यादव सत्ता में थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, चलिए आकाश जी आप सीधा ये बताइए कि जनता के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ लेकर जाएंगे आप? केंद्र को छोड़िए, मोदी के चेहरे को छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या लेकर जनता के बीच में जाएंगे? दिनेश जी, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा सबसे पहले कि आपने वाजिब सवाल पूछा कि हम जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को लेके जाएगी, क्योंकि जो हमने काम किया वो अद्वितीय है। आप पूर्वांचल के लोगों से आके पूछिए कि जिस पूर्वांचल के लोगों ने आजादी के बाद से कभी 4 लेन की सड़कें नहीं देखी थी, आज उनको हर जिले में 4 लेन की सड़कें मिल रही हैं। जिस फर्टिलाइजर कारखाने को गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू करने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एम्स देने का काम किया, चाहे वो गाजीपुर की बात हो, चाहे वो देवरिया की बात हो, चाहे जौनपुर की बात हो। हमने मेडिकल कॉलेज देने की बात किया, हमने 100 बेड के अस्पताल देने की बात किया। हम तो विकास की बात करते हैं,
हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के अपने साथियों से कि आप लोग आइए और विकास पे हमसे चर्चा कर लीजिए, लेकिन इनके पास विकास के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जाति और धर्म के लोगों को लेके उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से राजनीति करते चले आए, लेकिन इस बार इनको ये हकीकत समझ में आएगी, क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखाया था और दोबारा 2022 के चुनाव में इनको आईना दिखाया जाएगा। और मैं तो सिर्फ प्रदेश की राजनीति के बारे में बात कर रहा हूँ दिनेश जी। आप देखिए, इतिहास कहता है और ये आंकड़े कहते हैं कि 2014 में पहला चुनाव हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या दशा हुई आप सब लोग जानते हैं। 2017 में दूसरा चुनाव हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति हुई आप जानते हैं। 19 में क्या हुआ ये भी आप जानते हैं, और 2022 में क्या होगा ये मीडिया के लोग, क्योंकि मीडिया के लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं, वो लोग नब्ज पकड़ते हैं, वो लोग चीजों को समझते हैं। और दिनेश जी आपको ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में 350 सीटों के साथ रिपीट करने जा रही है। चलिए शशांक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं खाली इतना कह रहा हूँ, जो वैसे पूरी डिटेल तो मैं पहले भी कह चुका, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा कार्यकलाप अभी निकल के आए हैं, इन्होंने डेवलपमेंट के हमारे कामों को तो एकदम ही नकार ही दिया उठा के। इकाना स्टेडियम हमने बनाया, नाम आपने अटल जी का कर दिया। लोक भवन उत्तर प्रदेश सरकार का हमने बनाया, आपके बस का कुछ नहीं था, अटल जी के नाम पे कुछ नहीं कर पाए, आपने जाके अटल जी की फोटो लगा दी, वहां पर मूर्ति लगा दी। आपने अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन किया, आज भी जो है वो लोहिया अस्पताल के 4th फ्लोर के 2 कमरों से यूनिवर्सिटी चल रही है। इस तरह के प्रचार के आधार पर झूठे विकास के काम है, जिनसे जनता के सामने एक्सपोजर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का इतना हल्ला मचा रहे हो, कानपुर का व्यवसायी, पुलिस उसको मार रही, उससे पहले वर्दी में पुलिस खुद लूट कर चुकी है। लगातार एक के बाद एक वो घटनाएं आ रही है। यहाँ पर लखीमपुर की घटना पूरे देश के चर्चा बनी हुई है। उससे पहले पंचायत के चुनाव हुए तो पसगोवा के अंदर ही जो महिला प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की, उसके साथ जो चीड़ का जो कांड किया गया, तो किस तरह की नारी शक्ति का सम्मान है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का है। सिर्फ इनके कार्यकाल में आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। जरा सा भी विरोध जो है वो विद्रोह के रूप में माना जाता है। आज की तारीख में किसी भी लेवल पर, तो आप बीच में इंटरप्ट मैं नहीं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। मैं बीच में नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है। आप नारी शक्ति की बात आपने किया और 1 मिनट सुनिए, पहले रुकिए, आप पहले रुकिए, बीच में नहीं बोलिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। प्रजापति जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा था, उनके लिए जाके आपके उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रहा है उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है महिला उत्पीड़न आज की तारीख में। आप जो है आंकड़ों पे ज्यादा बात मत करो। आप उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है लगातार कंटिन्यूस महिला उत्पीड़न में, तो इन सब चीजों को नहीं है। आप वोट मांगा था कि नहीं मांगा था, और बलात्कार के आरोप के बाद गायत्री प्रसाद ने जो किया वो अपना झेल रहे हैं, अपने जमानत कर रहे हैं। लेकिन मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में जो है सरकार से ही सवाल होते हैं। नारी उत्पीड़न में, महिला एक्सप्लॉयटेशन में सबसे ज्यादा केसेज आप ही के ऊपर दर्ज है। मानवाधिकार आयोग में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर दर्ज है। सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या ये क्या बयान है? ये क्या बयान है आप बताइए। इतिहास को उन्हीं जनता पार्टी के लोगों को आप मुझे सेंटेंसेस को रिपीट कर करके आप कंटिन्यूसली लगातार बोलते चले जा रहे हो। इस तरह की बहस का मैं आदी नहीं हूँ। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। पहले बात सुनिए, पहले जो मैं कह रहा हूँ पहले बात सुनिए, उसके बाद आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके या जितने भी मैटर्स हैं वो सारा का सारा एक्सपोजर पब्लिक के सामने हो चुका है। पूरे देश के जब जनता ने दबाव बनाया तब जाके आप गिरफ्तारी करते हो। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को अब जनता में आप कितना भी दूसरे पे दोषारोपण देने को बचने की कोशिश करो, जनता आपको माफ नहीं करेगी। चलिए इकबाल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वर्तमान सरकार की बात करें,
दो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक मुद्दा अगर बात करें तो गंगा सफाई को लेकर, जो कि एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसके नाम पर काफ़ी वोट भी बटोरे गए और उसकी स्थिति क्या है वो सब देख रहे हैं। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, इनको लेकर कितना आप बेहतर मानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो इनका इतना खूबसूरत चल रहा है कि गोरखपुर में एक व्यापारी की पुलिस हत्या करती है, ऊपर से पुलिस को आज तक रिमांड पे नहीं लिया जाता है, ना उसकी गिरफ्तारी होती है। 6 पुलिस वाले हैं, जिसमें से 2 कल शायद गिरफ्तार किए गए हैं और 4 जो है फरार है। अभी पुलिस को नहीं गिरफ्तार कर पा रही, यही लाइन ऑर्डर है। दूसरी चीज, गंगा की सफाई की बात करें, इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है, अगर इसकी जांच हो, ऊपर से नीचे लोग जेल जाएंगे, नेता लोग। इसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार। उमा भारती जी जब वो मिनिस्टर थी तो उन्होंने कहा था कि गंगा जब तक साफ नहीं हो जाएगी तब तक मैं अन्न नहीं लूंगी, और अन्न लेने के बाद की छोड़िए, वो पता नहीं कहाँ गायब है, आज तक तो दिखाई भी नहीं देती अब तो ये सारी चीजें इन लोग का, ये लोग झूठ के वो है, पूरा पिंजरा है। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था वो बेचने का काम कर रहे हैं, दुनिया जानती है, अब जान रही है, और आप खुद टीवी पे दिखा चुके हैं। अब हमें लगता है कि कुछ बचा होता नहीं है बेचने के लिए, और बस अब हम लोग को रह गए हैं, हम जनता रह गए, हम लोग को भी बेच देंगे ये, अगर इनका बस चलेगा तो। चलिए आकाश जी, जी, गंगा सफाई और लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा है दिनेश जी, जो ये लोग उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो मैंने तो पहले भी आपको चुनौती दिया, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं कि आप अपने लोगों को भेजिए और जनता से पूछिए कि क्या सत्यता है। लेकिन आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। 2005 में मऊ में दंगा हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की। विधायक कौन था मऊ सदर का? मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी को एक अधिकारी ने टाडा के तहत गिरफ्तार, उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगाया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उसको बचाने के चक्कर में उस अधिकारी को जेल भेजना सही समझा, लेकिन उन्होंने कभी जनता की बात नहीं समझी और जनता के लोग ना उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से हास्यास्पद मतलब हंसी आती है लोगों को कि यार ये लोग भी जो बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, जिन्होंने कानून व्यवस्था को खराब करने में अपना सब कुछ दही से लेकर मट्ठा तक डाल दिया, वो लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार देंगे। जो लोग बात करते थे कि बलात्कार क्या नाम है कि छोटी घटना है, आप अतीक अहमद को संरक्षण देने की बात हो, मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने की बात हो, आजम खान जैसे लोग, जिन लोगों ने विश्वविद्यालय के नाम पे गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग वाकई गांव के लोग थे, उन किसानों की जमीन कब्जा करने का काम किया। और मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं कि उन्होंने जिनकी जमीनों पे कब्जा किया वो सारे के सारे मुसलमान लोग थे। उसमें से अगर कोई एक हिंदू हो तो ये बता दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, शशांक जी, इकबाल अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन विपक्ष ने भी अपना एजेंडा पूरी तरह से सेट कर लिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देखना है क्या कुछ और आगे निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ राजनीतिक स्थितियां बनेगी। हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।